हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए बच्चों, अपना नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं, एस ब्लॉक। ठीक है ना। तो ये इनऑर्गेनिक का अब आपका लास्ट चैप्टर होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये लास्ट चैप्टर आपकी क्लास 11th का है ना। आपका ये आई थिंक चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होने जा रहा है, 10 या 11 है ना। तो स्टार्ट करें बच्चों। चलो देखो, सबसे पहले इनकी जो बेसिक बातें हैं वो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी है ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले बताओ, अगर एस ब्लॉक की डेफिनेशन लिखनी हो तो एस ब्लॉक की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। क्या होता है, अपन क्या बोलेंगे इसमें, ऐसा बोल सकते हैं क्या, एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस सेल, है ना। जो आपका वैलेंसी सेल है, उस वैलेंसी सेल के एस ऑर्बिटल में अगर आपके क्या हो, इलेक्ट्रॉन एंटर करें, तो क्या आप उसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हो क्या? बोलो बच्चों, बोलते हो ना, बोलते हैं बच्चों। अब देखो सुनो, आप बताओ, अगर अपन बात करें जो एस ऑर्बिटल है या एस सब ऑर्बिट है, ठीक है ना। एस ऑर्बिटल या सब ऑर्बिट में आपने देखा होगा बच्चों, इसकी पिक्चर ऐसी होती है ना। तो इसमें कितने आते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बोलो बच्चों, तो आप मुझे बताओ कि अगर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बताओ बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स वो भी कितने होंगे बच्चों? 2 ही होंगे ना। एस ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर कितने होंगे? 2 ही होंगे बच्चों। बोलो, 2 ही हो सकते हैं, है ना। फिर देखो बेटा, नेक्स्ट सुनो, अगर 2 हो सकते हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ बच्चों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो सकता है बच्चों, NS122। बोलो बच्चों, या तो क्या बोल दें, एस में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए या एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऐसे हो सकता है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो सकता है बच्चों। बोलो, ये हो सकता है। ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, आपको अगर पता हो कि अगर मैं बोलूं, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक डेफिनेशन, ठीक है ना, ब्लॉक डेफिनेशन के बेसिस पर अगर अपन बोले, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक डेफिनेशन, टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स कितने बच्चों बताओ? 14 है क्या? बोलो बच्चों, 14 है। हीलियम भी ध्यान रखना, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक डेफिनेशन उसको अपन क्या करेंगे, हम उसको हीलियम को भी एस ब्लॉक में इंक्लूड करेंगे, करेंगे। बोलो बच्चों, है ना। अब देखो बेटा सुनो, ये कौन कौन से हो गए, देखो, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, है ना। फिर ये तो हो गए आपके फर्स्ट, है ना, फर्स्ट या फर्स्ट ए। फिर हीलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये हो गया सेकंड ए या सेकंड, हो गया बच्चों, हो गया। बोलो बेटा, तो अब आप काउंट कर लो, ये टोटल एलिमेंट्स कितने दिख रहे हैं आपको? ये टोटल 14 दिख रहे हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट, अब देखिए, हीलियम इज कंसीडर्ड S block element, but
on the basis of properties it is on the basis of properties it is placed in group 18। बोलो बच्चों, ऐसा लिखा जाता है। अब देखो बेटा, एक थोड़ा सा चीज समझना, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज तो दो जनों से मिलती है ना। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज मिलती है, आपको पता होगा बच्चों, ग्रुप नंबर 1, और कुछ मिलती किससे होती है बच्चों? बोलो बच्चों, कुछ 17 से भी मिलती है ना। तो उसको तो अपने को दो जगह रखना पड़ता है, उसको तो हमें दो जगह रखना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज तो सिर्फ एक से ही मिलती है, प्रॉपर्टीज तो सिर्फ एक से ही मिलती है, ठीक है ना। किन से मिलती है? प्रॉपर्टी सिर्फ एक से ही मिलती है, ग्रुप 18 से, इनर्ट गैसेस से, इसलिए इसको वहां रखा जाता है। तो देखो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तो मतलब कोई भी इसमें वो हमारा कोई अपन क्या कह सकते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इसको रखने में, है ना। प्रॉपर्टीज के बेसिस पर तो हीलियम को रखने में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो ग्रुप 18 में ही जाएगा, वो ग्रुप 18 में ही जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में? बोलो बच्चों। जबकि हाइड्रोजन को कहाँ रखना पड़ता है हमें? हाइड्रोजन को हमें रखना पड़ता है कई बार कहाँ पे? ग्रुप फर्स्ट में, कई बार हमें रखना पड़ता है ग्रुप 17 में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है बच्चों, आगे देखो बेटा, सुनो। अब अगर अपन बात करें टोटल जो नॉन मेटल है, टोटल नॉन मेटल इन एस ब्लॉक, देखो बेटा दो हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। फिर देखो, अगर आपसे बोले कि टोटल मेटल इन एस ब्लॉक, वो रिमेनिंग आपके जो 12 बच गई, रिमेनिंग ऑल 12 एलिमेंट्स, ठीक है ना। बाकी जो 12 एलिमेंट्स बच गए वो सारे के सारे क्या है? अगर ब्लॉक डेफिनेशन के बेसिस से पूछे तो आप उसको एस ब्लॉक का मानोगे, है ना। ब्लॉक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूछे कि ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक डेफिनेशन हीलियम इज कंसीडर्ड इन, तो वो क्या है? तो वो एस ब्लॉक का है। और कुछ नहीं बोले तो फिर आप उसको पी ब्लॉक का कंसीडर करोगे, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी तो रखा है ना। हमने एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे हैं वो कौन से रखे हैं? सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले रखे हैं, याद करो, रखे हैं ना बच्चों, रख दिया। अब देखो बेटा, नेक्स्ट सुनो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपको पता होगा बच्चों, देखिए जो ग्रुप के जो लास्ट एलिमेंट है कौन कौन से? आपके फ्रेंशियम और रेडियम, ये क्या है बच्चों? ये दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव है, बोथ आर रेडियो एक्टिव, है बच्चों, बोथ आर रेडियो एक्टिव, है क्या। फिर देखो बेटा, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, क्या देखो, एट 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, एट 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस, सीजियम और फ्रेंशियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ठीक है बच्चों, बोथ आर लिक्विड। बोलो बच्चों, 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता होगा सीजियम फ्रेंशियम दोनों लिक्विड होते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं कह सकता हूं ऑल थ्री फिजिकल स्टेट आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक, ठीक है ना। आपकी एस ब्लॉक में तीनों फिजिकल स्टेट आ गई, फिर एक तरह से बोलो गैसियस एलिमेंट भी है, हीलियम, लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? आ गई क्या? अब देखो बेटा, अपन ये भी कह सकते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन all periods of periodic table। बोलो बच्चों, सही बात है। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना, तो वो पीरियोडिक टेबल के सारे पीरियड्स में प्रेजेंट है, क्या ये बात सही है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल,
बोलो सही समझ में आएगी। फिर देखो बेटा नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि ये जो है ना वो है बच्चों स्मॉलेस्ट ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। बोलो बच्चों स्मॉलेस्ट ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों इतने जो पॉइंट लिखे, आई थिंक ये सारे पॉइंट आप वैसे पहले भी पढ़ चुके हो। आप ये पॉइंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पीरियोडिक टेबल में। इनमें से किसी में कोई डाउट है बच्चों? कोई प्रॉब्लम? आगे चले? कोई डाउट है तो बोल जाओ भैया। चलो अब देखो बेटा सुनो। अब अगर अपन बात करें, देखिए बच्चों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। देखो बच्चों कौन सा ग्रुप, फर्स्ट ए और फर्स्ट ग्रुप। ठीक है बच्चों, अब बताओ बेटा सुनो। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं तो ग्रुप फर्स्ट ए को बच्चों अपन क्या एल्कली मेटल्स बोलते हैं क्या? इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा एल्कली जो मेटल्स हैं एक्चुअली इनका क्या नाम है ना? देखो मेटल्स ऑफ फर्स्ट ए आर metals of first A were obtained first time from प्लांट एस, है ना? फर्स्ट ए के जो एलिमेंट है ना उनको सबसे पहले बच्चों किससे ऑब्टेन किया गया था? जो प्लांट की एस होती है ना? आपने प्लांट्स को बर्न कर दिया तो राख बची, उससे ऑब्टेन किया गया। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा बच्चों जो प्लांट की जो एस होती है, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? एल्कली बोलते हैं। ठीक है ना? इसमें इन अरेबिक लैंग्वेज के अंदर, ठीक है ना, अरेबिक लैंग्वेज के अंदर अपन इसको क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? एल्कली मेटल्स। बोलो बच्चों समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, अगर आपको वैसे पता हो तो अपन ये भी कह सकते हैं ना कि ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड गिव alkaline solution when they are dissolved in water। ठीक है ना? आपको पता होगा बच्चों इस ब्लॉक के किसी के भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को अगर आप वाटर में डिसोल्व करते हो, जैसे देखो बेटा ये Na2 है, वाटर में डिसोल्व किया, क्या बनाएगा बताओ बच्चों? 2NaOH। ये आपको पता ही होगा, ये बेस है बच्चों, है ये NaOH। आपको पता होगा बच्चों वाटर में क्या देता है हमें? Na प्लस एंड OH माइनस। बच्चों बताओ जो OH माइनस साइन देते हैं वो बेस होते कि नहीं होते? बोलो, अरे बच्चों समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों अपन ऐसा कह सकते हैं कि लिथियम इज फर्स्ट मेटल ऑफ दिस ग्रुप which shows some different properties in comparison to other elements of की बजाय अदर मेटल्स लिख दो, अदर मेटल्स ऑफ दिस ग्रुप। बच्चों आपको याद है क्या मैंने पी ब्लॉक में भी बताया था कि हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपके रिमेनिंग एलिमेंट से कुछ एबनॉर्मल प्रॉपर्टी दिखाते हैं, याद है क्या? दिखाते हैं बच्चों। अच्छा बताओ लिथियम की प्रॉपर्टी
लिथियम की प्रॉपर्टी आपको याद हो तो मैग्नीशियम से मिलती जुलती होती है बच्चों, याद है क्या? होती है क्या बच्चों? इसको क्या बोला था हम लोगों ने? इसको हमने बोला था डायगोनल रिलेशनशिप, याद आ गया? बोला था ना बच्चों। अब देखिए, lithium has some properties similar to magnesium, and it is known as diagonal relation. याद आ गया बच्चों? डायगोनल रिलेशन याद आ गया? बताया था ना बच्चों आप लोगों को। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ये बोलूं नेक्स्ट, देखिए आपके जो फर्स्ट ए के जो मेटल्स हैं, है ना, एल्कली मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट, है ना, एल्कली मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट, है ना, एंड दे कैन कट बाय नाइफ इजीली, ठीक है ना। एल्कली जो मेटल्स होते हैं ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और आप उनको आसानी से किससे काट सकते हो? चाकू से काट सकते हो बच्चों, इतने सॉफ्ट होते हैं। अच्छा बताओ, इसकी सॉफ्टनेस का रीजन बताओ बच्चों, बताओ ये इतने सॉफ्ट क्यों होते हैं? एस ब्लॉक के मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट क्यों भाई? एस ब्लॉक के मेटल्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ऐसा क्यों? देखो बेटा सुनो, एक तो क्या है, एस ब्लॉक के मेटल का साइज बहुत बड़ा है ना बच्चों, एस ब्लॉक का साइज बहुत बड़ा है, साइज बड़ा है बच्चों, ठीक है ना, तो बॉन्ड वीक बनेगा। अच्छा आपको याद हो तो एस ब्लॉक में अगर आप देखें तो फर्स्ट एक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो याद करो मेटेलिक बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाएगा ना? बोलो बच्चों, मेटेलिक बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाएगा ना बेटा? बोलो, अरे समझ में आया? आई बात समझ में? तो देखो बेटा सुनो, क्या बोलेंगे, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन समझाता हूं मैं आपको, रीजन समझे आप। रीजन क्या है? सबसे पहले क्या, लार्ज साइज, ठीक है, और क्या बोलेंगे, वेरी वीक मेटेलिक बॉन्ड ड्यू टू वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो, याद करो इनके वैलेंस सेल में बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, इनके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो मेटेलिक बॉन्ड होगा वो बहुत ही वीक होगा। बोलो बच्चों, मेटेलिक बॉन्ड बहुत ही वीक होगा कि नहीं होगा? क्लियर हुआ सबको? अरे लार्ज साइज है, तो साइज जितना बड़ा होगा बच्चों, आप बताओ, साइज जितना बड़ा होगा तो मेटेलिक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी तो उस बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए इजी होगा ना? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या कहते हैं कि सॉफ्टनेस ऑफ these metals, softness of these metals increases down the group due to increase in size, ठीक है ना। सॉफ्टनेस की अगर बात करें तो जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जा रहे हो, सॉफ्टनेस की बात करें तो जैसे आप डाउनवर्ड जा रहे हो बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड जाने पे बच्चों बताओ इनका साइज क्या हो रहा है? बोलो बच्चों, इनका साइज बढ़ रहा है ना, ठीक है। आगे देखो बेटा सुनो, अगर अपन बात करें, अगर मैं बात करूं कि फ्रेश कट सरफेस, है ना, आपने इस ब्लॉक की सरफेस को मान लीजिए कहीं से कट किया, एकदम फ्रेश कटी हुई है, तो फ्रेश कट सरफेस ऑफ एस ब्लॉक
मेटल्स, है ना, रिप्रेजेंट स्पेसिफिक मेटेलिक लस्टर, ठीक है ना, स्पेसिफिक मेटेलिक लस्टर ड्यू टू oscillation ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये बात समझ आई बच्चों, क्या कि जो एस ब्लॉक के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर आप कट कर रहे हो बच्चों, एक बात बताओ, आप जब कट करोगे तो किसी न किसी बाहर से आप मैकेनिकल फोर्स लगाओगे, बताओ बच्चों, आप किसी भी कट करना चाह रहे हो तो बाहर से मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करोगे, तो मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करोगे तो आप एनर्जी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो बच्चों? अरे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो ना उस क्रिस्टल को, समझ में आ रही क्या बात? आप किसी भी चीज को कट करते हो तो वो सरफेस गर्म हो जाती है, पता है क्या? अरे वो सरफेस गर्म होती है क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अब वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, तो जब वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और जब वो हायर एनर्जी लेवल से वापस लो एनर्जी लेवल में आएगा तो उस एनर्जी को एमिट करेगा, और जब एनर्जी को एमिट करेगा तो आपको एक स्पेसिफिक क्या होगी, उसकी लस्टर मिलेगी, मेटल साइन करता हुआ दिखेगा, आपको चमकता हुआ दिखेगा, समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, मेटल की साइनिंग होगी, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो विश्वजीत, मैंने ये बोला कि जब तूने किसी मेटल को काटा तो क्या तूने एनर्जी दी क्या मेटल को? मैकेनिकल फोर्स लगाएगा तो एनर्जी देगा, और एनर्जी देगा तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिली, इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में। अब जब वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से चले गए, जब वो वापस अपने ग्राउंड लेवल पाएंगे तो एनर्जी को एमिट करेंगे, जब वो वापस ग्राउंड लेवल पर आएंगे तो एनर्जी को एमिट करेंगे, और अगर वो एनर्जी को एमिट करेंगे तो मुझे एक बात बताओ, उनकी स्पेसिफिक साइनिंग दिखेगी कि नहीं दिखेगी, उनकी स्पेसिफिक मेटेलिक लस्टर दिखेगी? अनुराधा, सारे मेटल शो करते हैं, आप अगर किसी को भी कट करो मेटेलिक लस्टर तो सारे ही करते हैं, वो तो करते ही करते हैं, सारे ही करते हैं। अब अच्छे से लस्टर कौन शो करेगा, जिनको आप इजीली कट कर सकते हो, कट करते ही वो शो करने लग जाए आपको, ठीक है। चलिए आगे देखो बेटा, सुनो नेक्स्ट, अगर मैं आपसे एक बात करूं, देखिए, इफ एस ब्लॉक metals are kept in air and light for a long period, then surface of metal is tarnished due to formation of oxide layer, due to formation of oxide layer। सही बात है क्या बच्चों? अभी बताओ बच्चों, एस ब्लॉक के मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एस ब्लॉक के मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्या? अरे आपको पता होगा एस ब्लॉक के मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब देखो, एटमॉस्फेयर में ज्यादा अमाउंट में कौन कौन सी गैसेज होती है? एटमॉस्फेयर में ज्यादा अमाउंट में होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन तो इनर्ट है, वो तो रिएक्ट करेगी नहीं, लेकिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देंगे बच्चों, ऑक्साइड बन जाएंगे, बोलो, ऑक्साइड बन जाएंगे। टेरनिस्ट का मतलब होता है किसी भी सरफेस का खराब हो जाना, है ना, कुछ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन के उस सरफेस की जो आपकी जो चमक थी वो खत्म हो जाना, टेरनिस्ट हो जाना, समझ में आया? जैसे आपने सिल्वर के ऑर्नामेंटस ले रखे हैं और थोड़े टाइम बाद देखा करो कि उसके ऊपर है ना, आपकी जो मेटल की सरफेस वो ब्लैक कलर की हो जाती है, ब्लैकनिंग हो जाता है ना,
इसको टेरनिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो, क्या अपन क्या कह सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि ऑक्साइड फॉर्मेशन कैन बी स्टॉप्ड by putting S block metals in kerosene, ठीक है ना बच्चों। तो आपको पता होगा बच्चों, एस ब्लॉक के मेटल्स जो हैं वो किसमें रखे जाते हैं, केरोसिन के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है ना। एस ब्लॉक के मेटल्स को किसमें रखते हैं, केरोसिन में। बच्चों वाटर में क्यों नहीं रखते, बताओ, वाटर में क्यों नहीं रखते। अरे वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे बच्चों, वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो वाटर से नहीं, वाटर में नहीं रखा जाता। अब देखो बेटा सुनो, इसमें एक ट्विस्ट क्या है। लिथियम इज केप्ट इन लिक्विड पैराफिन because its density is less than kerosene, ठीक है ना। देखो बच्चों सुनो, लिथियम जो है ना, लिथियम को अपन केरोसिन में नहीं रखते हैं, लिथियम को अपन रखते हैं बच्चों लिक्विड पैराफिन। पैराफिन समझते हो बच्चों, वैक्स जो होता है ना उसमें रखते हैं। केरोसिन में इसलिए नहीं रखते क्योंकि लिथियम की डेंसिटी केरोसिन से कम होती है। तो जब आप उसमें रखोगे तो लिथियम क्या करता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा, तैरता हुआ रहेगा। समझ में आ गया मामला, बोलो बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई। अरे आ गई क्या, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो बेटा सुनो, ग्रुप सेकंड ए और सेकंड ग्रुप सेकंड ए और सेकंड ग्रुप। अब देखो बेटा सुनो, इनको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। बोलो बच्चों, क्या इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनको सबसे पहले किससे ऑब्टेन किया गया था, याद है क्या बच्चों, मिट्टी से ऑब्टेन किया गया था। मिट्टी से ऑब्टेन किया गया था क्या, बोलो बच्चों, बोलो। अब देखो अगेन अपन क्या बोलेंगे, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ alkaline earth metals are also basic in nature, है ना बच्चों, ये बात समझ में आ गई, बोलो। अब बच्चों एक चीज बताओ, ऐसा कौन सा एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ऐसा कौन सा एल्कलाइन अर्थ मेटल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड एल्कलाइन नहीं होता, उसका हाइड्रोक्साइड या, है ना, एल्कलाइन नहीं होता, बल्कि वो एम्फोटेरिक होते हैं, बेरिलियम होता है ना बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन बोलेंगे ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम, है ना, ये क्या होता है बच्चों, एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है ना। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम वो क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है ना। तो एम्फोटेरिक होने के कारण क्या बोला जाएगा, एम्फोटेरिक होने के कारण क्या बोला जाएगा, बेरिलियम is not considered alkaline अर्थ मैटर, ठीक है ना। बेरिलियम जो है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। रीजन समझ में आ गया, बोलो बच्चों, रीजन समझ में आ गया क्या, बोलो। देखो हमने नाम क्या लिखा है,
एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब उनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। लेकिन बेरिलियम का नेचर तो क्या है, बेरिलियम का नेचर एल्कलाइन नहीं है, कैसा नेचर है, अरे एम्फोटेरिक है। आगे बात समझ में, तो एम्फोटेरिक होने के कारण हम इसको इंक्लूड नहीं करते। अरे विनम्र जोशी, एक हिंजड़ा भी होता है, पता है क्या, हिंजड़ा भी होता है, जानता है क्या तू, वो लेडीज और जेंट्स दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, तो फिर अब बताओ उसको किस में इंक्लूड करूं मैं। हाँ तो वो अलग होगी ना कैटेगरी, ये तो मैं बोल रहा हूँ एम्फोटेरिक अलग हो गया ना। हाँ जी भैया, ट्रांसजेंडर होते हैं ना। हाँ जी भैया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो, मैं ये बोलूंगा मोर हार्डर मेटल्स देन फर्स्ट ए। बोलो बच्चों, आप मुझे बताओ बच्चों, एस ब्लॉक में जो आपके सेकंड ए के मेटल्स होंगे वो फर्स्ट ए से ज्यादा हार्डर होंगे। बच्चों क्यों, समझा सकते हो, बच्चों समझा सकते हो इसका रीजन। देखो रीजन बड़ा सिंपल है, रीजन क्या है, सबसे पहला नंबर वन, एक तो देखो साइज स्मॉल हो गया, साइज कंपेरेटिवली स्मॉल हो गया, ठीक है। एंड आपकी क्या हो गई, टू इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्ड। बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो छोटा साइज है कंपैरेटिवली और दो इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बोलूं कि देखो रिएक्टिविटी की बात करें, तो रिएक्टिविटी की बात करें तो बच्चों फर्स्ट ए और सेकंड ए में ज्यादा रिएक्टिव कौन होंगे, फर्स्ट ए वाले सेकंड ए वालों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बच्चों, होते हैं कि नहीं होते, होते हैं बच्चों, बोलो, समझ में आया मामला। क्यों रिएक्टिविटी की बात इसलिए बोली, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको याद होगा सेकंड ए की ज्यादा होती है बच्चों, सेकंड ए की ज्यादा होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन इजीली कौन रिलीज करेगा, फर्स्ट ए वाला करेगा, तो रिएक्टिविटी भी किसकी ज्यादा होगी, होगी बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं कि बेरिलियम जो है ना, बेरिलियम इज मोस्ट इनर्ट, या अपन बोल सकते हैं बेरिलियम इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ एस ब्लॉक, ठीक है ना। बेरिलियम जो है ना वो एस ब्लॉक का लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है ना। वाइल सीजियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ एस ब्लॉक, ठीक है ना। ये बात सुनाइए बच्चों, बेरिलियम जो है ना वो एस ब्लॉक का सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, और जो सीजियम है वो क्या है, वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है ना। आपको पता होगा बच्चों बेरिलियम डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता, बेरिलियम डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता, बेरिलियम डायरेक्टली वाटर से रिएक्ट नहीं करता। बेटा फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, उनकी स्टडी अपन नहीं करते हैं, ध्यान रख लेना। मैंने सीजियम इसलिए लिखा क्योंकि फ्रेंशियम की स्टडी नहीं की जाएगी, क्योंकि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, पता है ना, ठीक है। अब देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि देखो बेरिलियम doesn't react with hydrogen and water directly, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन और वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करते ही नहीं है ना बच्चों, ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन बोलें कि देखो बच्चों
हार्डेस्ट मेटल ऑफ एस ब्लॉक, बच्चों बताओ एस ब्लॉक का सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन होगा? तो बेरिलियम ही होगा बच्चों, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे बच्चों सॉफ्टेस्ट मेटल ऑफ एस ब्लॉक, वो कौन सा होगा? सीजियम होगा, ठीक है ना। अगेन रेडियो एक्टिव होने के कारण मैंने फ्रेंशियम को कंसिडर नहीं किया। अच्छा, आपको ये भी पता होगा बच्चों बेरिलियम shows diagonal relationship with एल्यूमिनियम। बोलो बच्चों ये बात पता है क्या? बेरिलियम जो होता है वो एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है क्या? बोलो बच्चों, याद करो, देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ऐसा होता है क्या बच्चों? याद करो, दिखाया था। क्यों होता है बच्चों? ये आपको याद होगा क्योंकि इनका चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो सिमिलर आता है ना। चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, जिसको अपन ने नाम दिया था आयोनिक पोटेंशियल, अपन ने नाम दिया था बच्चों आयोनिक पोटेंशियल, ठीक है ना। बिकॉज बोथ बेरिलियम +2 and Al+3 have similar charge upon radius ratio, ठीक है ना। बोलो चार्ज रेडियस का जो रेशियो होता है वो वैल्यू सिमिलर रखते हैं बच्चों। आगे बात समझ में? बोलो अब देखो बेटा सुनो, एक बात सुनिए बच्चों, जो आपके फर्स्ट ए के जो मेटल होते हैं, फर्स्ट ए के जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं बच्चों सिल्वरी व्हाइट मेटल, ठीक है ना। सिल्वर जैसे होते हैं, सिल्वर समझ दो बच्चों, चांदी जैसे व्हाइट मेटल होते हैं एकदम, ठीक है। और सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है, डक्टाइल होते हैं और मेलिएबल होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ए के मेटल्स चांदी के जैसे क्या होते हैं आपके? सफेद होंगे बच्चों। फिर सेकंड ए के मेटल जो होते हैं ना वो आपके कैसे होते हैं? वो एकदम सिल्वर तो नहीं होंगे, ग्रे कलर आ जाएगा, थोड़ा बहुत ग्रेइश व्हाइट मेटल होते हैं, ठीक है ना। ग्रे व्हाइट मेटल रखते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बेटा एक चीज सुनो, मैं एक चीज जो आपको भी लिखा रहा हूं, देखो बेटा लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनकी होती है बच्चों HCP स्ट्रक्चर। HCP का मतलब होता है बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। तो जो एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये अरेंजमेंट क्या होता है ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर 12th के अंदर, आपको 12th में ये पढ़ाया जाएगा पूरा चैप्टर। तो अभी तो आप इसको याद रखो, ये अभी मैं या तो आप कहोगे तो मैं आपको इसका डायग्राम बता देता हूँ क्या होता है। फिर देखो बेटा सुनो, फिर जो आपके क्या सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये जो है इनकी होती है बच्चों BCC स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर देखो बेटा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनकी होती है FCC स्ट्रक्चर। ये तीनों चीजें HCP, BCC, FCC ये पढ़ेंगे आप नेक्स्ट ईयर 12th के अंदर बच्चों। इसको बोलते हैं बच्चों बॉडी क्यूबिक, है ना, बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड लेटिस, ठीक है ना। बॉडी सेंटर्ड लिख दो, एक मिनट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस, ठीक है। और ये होता है बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस, ठीक है ना। एक्चुअली देखो ये होता है क्या बेटा, जैसे देखो बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो जैसे हमारे पास क्या है, ये क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब में क्या होगा बेटा, इस क्यूब में हर कॉर्नर पर आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हर कॉर्नर पर, और बॉडी के सेंटर पर भी पार्टिकल है, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, ठीक है ना। तो बच्चों अभी तो मेरे हिसाब से आपको अगर ये पॉइंट याद हो जाए तो ठीक है,
नहीं तो कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर 12th में आप इनको बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है ना, HCP क्या होता है। अब देखो बेटा एक चीज और ध्यान रख लेना कि HCP जो होती है ना, इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है, ठीक है, HCP की जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो आती है HCP और FCC, ठीक है, वो आती है 74%। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि गिवन स्पेस का कितना पार्ट आपने ऑक्यूपाइड कर रखा है। आपको एक स्पेस दिया जाएगा, उस स्पेस का कितना पार्ट आपने ऑक्यूपाइड कर रखा है। फिर देखो, फिर है BCC। तो BCC की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो होती है बच्चों 68%, ठीक है ना, कितनी होती है 68%। एक मिनट रुको, देखता हूं मेरे पास अगर स्ट्रक्चर होगी तो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको। डेट का था तो सही, ये देखो बेटा सुनो, ये इस तरह का लेटिस होता है, ठीक है ना, ये इस तरह के कुछ लेटिस हैं। तो ये बच्चों नेक्स्ट ईयर आप 12th में पढ़ोगे, आप 12th में पढ़ोगे आप इनको। दिख रहा है ये पार्टिकल्स का ऐसा अरेंजमेंट होता है, दिख रहा है बच्चों, फेस सेंटर्ड आपका FCC, BCC एंड HCP, ठीक है ना। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर्स के साथ साथ क्यूब के हर फेस के सेंटर पे, क्यूब के हर फेस के सेंटर पे ऐसे पार्टिकल रखे हुए दिखेंगे आपको, ठीक है ना। बॉडी सेंटर में क्यूब के हर कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे, और HCP दिख गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, चेक करो, ठीक है ना। तो बच्चों ये नेक्स्ट ईयर आप एक टॉपिक आएगा सॉलिड स्टेट, उसमें पढ़ेंगे आप, है ना। ये देखो ये स्ट्रक्चर है, तो नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे आप इनको। अभी तो आप सिर्फ याद रखो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। अभी और ज्यादा माथाफोड़ी आपको करनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। याद होए तो कर लेना, नहीं तो कोई नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप आ जाएंगी ये आपको दिमाग में बातें, ठीक है। चलो बच्चों, अब अपन आगे मूव करते हैं। आगे अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों जनरल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो अब अपन लेते हैं जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टीज में देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, ठीक है ना, हम क्या कंसीडर करेंगे बच्चों, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस को कंसीडर करते हैं। तो देखो बेटा कैसे, सुनो, आप लोगों को अगर पता हो कि हर पीरियड में सेकंड हाईएस्ट साइज किसका होता है बच्चों, बताओ, सबसे बड़ा साइज तो किसका होता है, सबसे बड़ा साइज तो किसका होता है बच्चों, इनर्ट गैसेस का। एंड आफ्टर इनर्ट गैसेस, नॉर्मल गैसेस के बाद सेकंड हाईएस्ट साइज एल्कली मेटल्स का होता है ना बच्चों, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। बोलो बच्चों, मैं कह सकता हूं कि इन, ठीक है, इन ईच पीरियड alkali metals have second highest, बोलो बच्चों, एल्कली मेटल्स का सेकंड हाईएस्ट साइज होता है ना, अपन कह सकते हैं बच्चों आफ्टर नोबल गैसेस, बोलो बच्चों, नोबल गैसेस के बाद सेकंड हाईएस्ट जो साइज होता है वो किसका होता है, सेकंड हाईएस्ट साइज किसका होता है बच्चों, एल्कली मेटल्स का होता है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, आप लोग थोड़ा बहुत अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अब देखो बेटा सुनो, इनके साइज का ऑर्डर क्या है, इनके साइज का ऑर्डर ये देखो बेटा सुनो, ये ऑर्डर है, सबसे छोटा ये है, याद है क्या, ऐसा हमने कुछ बनाया था बच्चों, याद करो, ये हमने
एम बनाया था बच्चों। अब बताओ एम के बाद अगर मैं उनको विनम्र जोशी, ये पढ़ा था क्या तूने? विनम्र जोशी, अरे विनम्र जोशी पढ़ा था क्या तूने? हाँ भैया, देखो सुनो, ये हम इस तरह से लिखते हैं। तो देखो बेटा सुनो, इसमें क्या है, इसमें अगर आप ध्यान दो तो बेरिलियम जो हुआ वो क्या है बच्चों, वो स्मॉलेस्ट हो गया, और जो सीजियम है वो आपका हो गया बच्चों लार्जेस्ट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बच्चों बात समझ में आएगी? तो अब देखिए बेटा सुनो, अगर अपन साइज की बात करें तो साइज के अकॉर्डिंग देखो, अपन कह सकते हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए में से साइज किसका बड़ा होगा? फर्स्ट ए और सेकंड ए में से साइज किसका बड़ा होगा बच्चों बताओ? फर्स्ट ए का बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर अपन ब्लॉक वाइज बात करें तो ब्लॉक वाइज सबसे बड़ा एस का, फिर डी का, और सबसे लास्ट में कौन आएंगे? पी वाले आएंगे। पी में यूनिट गैसेस को छोड़ देना, पता है ना आपको? पता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, फिर डी ब्लॉक के, फिर पी ब्लॉक के आते हैं क्या? बोलो बच्चों, ये बात सबको समझ में आ गया? ये साइज वाइज तो बढ़ा रखा ना, ये साइज और की बातें तो मैंने आप लोगों से सारी कर रखी है बच्चों, याद करो, है ना? अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं बेटा आयोनाइजेशन, एनर्जी, ठीक है, आई ई। अब बच्चों देखो बेटा, आप बताओ कि हर पीरियड में सबसे मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किनकी होती है? हर एक पीरियड में सबसे मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किनकी होती है? आप याद करो बच्चों, एल्कली मेटल्स की होती है, फर्स्ट ए की होती है कि नहीं होती है बच्चों? होती है ना? मैं कह सकता हूं क्या? क्या बोल सकते हैं बच्चों? एल्कली मेटल्स हैव मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। बोलो बच्चों, ये बात सही है? और ये मिनिमम आप कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहे हो? मिनिमम आप ये कह सकते हो चाहो तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकते हो क्या? एल्कली मेटल्स हैव मिनिमम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। बोलो बच्चों, समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो आपको पता है बच्चों सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एक पीरियड में मैक्सिमम किसकी होगी? बताओ भैया, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है बच्चों एल्कली मेटल्स की होगी? होगी बच्चों? सेकंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किनकी होगी? एल्कली मेटल्स की होगी, फर्स्ट ए वालों की होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? अरे एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद इनका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा हो गया बच्चों, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, ठीक है ना? तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम फॉर एल्कली मेटल्स। सही बात है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इन ए पीरियड, ठीक है बच्चों। फिर देखो, अगर मैं आपसे बोलूं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम, बताओ ये किसके लिए होगी? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम किसके लिए होगी बच्चों? एल्कलाइन अर्थ मैटर के लिए होगी, है ना? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन ए पीरियड, है ना बच्चों? ये कई बार सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं कि इन एस ब्लॉक मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है बच्चों? बताओ, एस ब्लॉक में मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किनकी होती है? बेरिलियम की, है ना? अपन अभी मेटल्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। एंड मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन एस ब्लॉक, बोलो बच्चों, इसकी होगी
सीजियम की होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी बच्चों। अच्छा, अगर अपन आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो बच्चों बताओ, फर्स्ट ए और सेकंड ए में से किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट ए और सेकंड ए में से सेकंड ए की ज्यादा होगी ना बच्चों, सेकंड ए की ज्यादा होगी। अच्छा बच्चों बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं लोक वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी, तो बच्चों ये होगी क्या? एस के बाद आपका आएगा डी, डी के बाद आएगा पी। बोलो सही बात है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आपको पता होगा बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है, तो पी ब्लॉक की मैक्सिमम आएगी और एस ब्लॉक की मिनिमम आएगी। बच्चों समझ में आ गया? आ गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, आपको पता होगा बच्चों जो फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए मेटल्स, ठीक है, वो होंगे बच्चों पैरामैग्नेटिक। होंगे क्या? फर्स्ट ए के जो मेटल्स है वो पैरामैग्नेटिक हुए, क्यों है बच्चों बताओ? क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1 है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। अरे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, लेकिन देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि आयंस ऑफ फर्स्ट ए, ठीक है, वो क्या होंगे बच्चों बताओ? वो होंगे डायामैग्नेटिक। क्यों? कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? NS0। बोलो बच्चों। अब देखो, अगर मैं बात करूं सेकंड ए के जो मेटल्स हैं, ठीक है, ये होंगे बच्चों डाया मैग्नेटिक। क्यों? कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2, ठीक है। और आयंस ऑफ सेकंड ए, ये भी क्या होंगे बच्चों? डायामैग्नेटिक। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया बच्चों? अरे पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या जरूरी है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। अब किस कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों बताओ? NS1, NS2 या NS0? NS1 में है ना, सिर्फ सिर्फ NS1 में। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट बात अगर अपन करें तो अपन ये कह सकते हैं बच्चों, देखो सुनो, जो एस ब्लॉक कंपाउंड्स हैं आपके, एस ब्लॉक कंपाउंड्स आर कलरलेस, ठीक है ना। बोलो बच्चों, एस ब्लॉक के जो कंपाउंड्स है वो कलरलेस होंगे। क्यों? ड्यू टू absence of unpaired इलेक्ट्रॉन। बोलो बच्चों, एस ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होंगे वो कलरलेस होंगे क्योंकि इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। आगे बच्चों समझ में? बोलो, अरे बोलो बच्चों, NaCl हुआ, KCl हुआ, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अगर प्योर अगर आप ये कंपाउंड लेते हैं तो ये कलरलेस होते हैं। अब देखो बेटा सुनो, एक बात हो बच्चों, जैसे मैं अगर आपसे ये लेता हूं, मेरे पास है KMnO4, ठीक है, K2O7, ठीक है, K2CrO4, ये बच्चों आपके कलर्ड कंपाउंड है, ठीक है ना। ये बच्चों कलर्ड कंपाउंड क्यों है बता सकते हो? इसमें देखो आपके एस ब्लॉक के मेटल्स हैं, फिर भी ये कलर्ड कंपाउंड है, दिख रहे हैं क्या? ये कलर्ड कंपाउंड क्यों है बच्चों? ध्यान दो, इनमें देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है साथ में। अरे मैग्नीज क्रोमियम कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है? डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना। तो कलर्ड कंपाउंड ड्यू टू एनाइन ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है ना। इनमें बच्चों एनाइन है डी ब्लॉक का, कौन कौन सा देखो बच्चों, MnO4 माइनस, Cr2O7 -2, CrO4 -2। अब बच्चों पता होना चाहिए कि जो डी ब्लॉक के जो मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। डी ब्लॉक के जो मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक है ना। अब इनमें कलर का रीजन क्या है वो आप नेक्स्ट में पढ़ोगे कि इन कंपाउंड्स में कलर का रीजन होता है चार्ज ट्रांसफर। अब वो चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है, क्या होता है, आप नेक्स्ट में पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। अरे बच्चों ये लास्ट पॉइंट समझ में आ गया क्या? ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में आ गया? आप कहोगे सर एस ब्लॉक के मेटल है ना, एस ब्लॉक के साथ साथ देखो बेटा डी ब्लॉक भी है इसमें, चेक करो, ठीक है ना। चलिए अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो देखिए बेटा अपन ऐसा बोलेंगे कि इन फर्स्ट
except lithium, all other metals so फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। फर्स्ट ए में अगर अपन लिथियम को छोड़ दें, ठीक है ना, फर्स्ट ए में अगर लिथियम को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे जो मेटल्स है ना, वो कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं बच्चों? वो दिखाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या दिखा रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्या दिखा रहे हैं बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रहे हैं आपकी। आगे बात समझ में? बोलो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा सुनिए, अगर आपको पता हो तो क्या होता है बच्चों, है ना, पोटेशियम, अरे विश्वजीत सिंह जी, लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होता है। लिथियम का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? टाइटली बाउंडेड होता है न्यूक्लियस के साथ, रिलीज नहीं होता, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, पढ़ाया था क्या भाई? आना तो बोल, अरे बता तो दे। हाँ जी भैया, आगे देखो बेटा सुनो, आगे अगर मैं आपसे बोलूं कि देखिए पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन फोटो सेल्स, ठीक है ना। पोटेशियम और सीजियम के जो है ना, इनका यूज अपन किस में करते हैं? फोटो सेल होते हैं बच्चों, है ना, उनके अंदर इनका यूज किया जाता है बच्चों। पोटेशियम और सीजियम का यूज अपन फोटो सेल में करते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब आ गया हो बेटा, ये तो हमने कर ली आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद अगर अपन आगे चलते हैं बच्चों, देखो सुनो नेक्स्ट, ये बी हो गया। बी के बाद मैं चलता हूं फ्लेम टेस्ट, ठीक है ना। ये फ्लेम टेस्ट क्या होता है ये समझाता हूं आपको। फ्लेम टेस्ट समझते हैं बच्चों अपन क्या होता है। देखो बच्चों, होता क्या है कि अगर आप एस ब्लॉक के मेटल क्लोराइड्स लेकर उनको अगर आप फ्लेम में बर्न करते हो, जलाते हो, तो उनका स्पेसिफिक कलर आएगा, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने, देखो बच्चों सुनो, मैं बोल रहा हूं कि एस ब्लॉक जो मेटल क्लोराइड्स हैं, ठीक है ना, अगर आप उनको उनसे फ्लेम में बर्न करते हो तो उनका कैसा कलर आता है? उनका स्पेसिफिक कलर आएगा, ठीक है ना। बुनसेन बच्चों साइंटिस्ट का नेम है और कुछ नहीं है। फ्लेम जिस साइंटिस्ट ने बनाई उस बेसिस पे नाम दे दिया बुनसेन फ्लेम। अब होता क्या, देखो बेटा सुनो, होता इस तरह से बेटा कि जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, वो मान लो ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, ये मैं चीजें आपको बता चुका हूं बच्चों, है ना। एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट बता चुका हूं। अब देखो बेटा क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिली, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिली, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा? ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से वापस रिटर्न करेगा, ठीक है ना, जब ये वापस रिटर्न करेगा तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा। वो रिलीज एनर्जी क्या बनाएगी? वो आपके स्पेसिफिक कलर को रिप्रोड्यूस करेगी। आगे मानो समझ में, स्पेसिफिक कलर को रिप्रोड्यूस करेगी। आगे बात सुने, बोलो बच्चों, अरे समझ में आया? वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्पेसिफिक कलर रिप्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो बेटा सुनो, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे पास है, देखो बेटा सुनो, मेरे पास है बच्चों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। इनका देखो क्या क्या कलर आता है। इनका कलर आता है बच्चों, देखो इसका आता है क्रिम्सन रेड। रेड में एक क्वालिटी है, इसको बोलते हैं क्रिम्सन रेड बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्रिम्सन रेड, फिर आता है बच्चों गोल्डन येलो,
ठीक है। फिर आता है पेल वॉयलेट, हल्का बैंगनी रंग आएगा, पेल वॉयलेट। फिर आता है बच्चों रेड वॉयलेट, ठीक है। और फिर आता है बच्चों ब्लू आता है आपका, ठीक है ना। क्रिम्सन रेड, गोल्डन येलो, पेल वॉयलेट, रेड वॉयलेट एंड ब्लू कलर, ये इन मेटल्स का अलग अलग कलर आता है बच्चों। जब आप इनको बुनसेन फ्लेम में जलाओगे ये कलर आता है। अब देखो बेटा सुनो, हमारे पास जैसे ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेरिलियम मैग्नीशियम कोई कलर नहीं देते, बेरिलियम मैग्नीशियम का कोई कलर नहीं आता। कैल्शियम का आता बच्चों ब्रिक रेड जैसा, ब्रिक रेड समझते हो, ईंट के जैसा लाल रंग आएगा, ब्रिक रेड, ठीक है। फिर देखो इसका आता बच्चों क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन सुना है क्या, हिंदी में एक नाम होता है सुर्ख लाल कलर। आपने उसके एक वो आता है ना जंगल की आग, किसको बोलते हैं बच्चों, एक पेड़ होता है ना जंगल की आग, क्या होता है जानते हो क्या? अरे रेड कलर के फ्लावर होते हैं ना उसके, क्रिम्सन रेड। हाँ, प्लास के जो फ्लावर होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं बच्चों, उस जैसा कलर होता है इसका। और फिर इसका होता है एप्पल ग्रीन, ठीक है। अब बताओ बच्चों बेरिलियम और मैग्नीशियम ने क्यों नहीं दिया, बोलो बच्चों। देखो बेटा नाम सिंपल सा है, समझ में आ गया, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, इनके इलेक्ट्रॉन्स इतने स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर नहीं कर सकते, एक्साइटेड नहीं कर सकते। बच्चों समझ में आ गया, बोलो। देखो क्या बोल रहे हैं कि बेरिलियम इन केस ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम electrons are strongly bounded, so they cannot be excited easily, ठीक है ना। उनको हम इजीली एक्साइटेड नहीं कर सकते बच्चों, समझ में आ गया मामला, उनको इजीली एक्साइट करना मुश्किल है, ठीक है। बोलो बच्चों समझ में आई बात, आ गया क्या सबको समझ में, बोलो, ठीक है ना। जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस को, उनको आप आराम से ऊपर सेंड नहीं कर सकते, ऊपर भेज नहीं पाओगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट हम लेते हैं सी के बाद डी। डी लेता हूं मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्या है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन, है ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन, ये चीज हमें डिस्कस करनी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन। देखो बेटा होता क्या है सुनो, एक होता है बच्चों मेटल आयन, ठीक है, एक होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनर, इस इलेक्ट्रॉन डोनर को अपन बोलते हैं बच्चों लिगेंड, ठीक है। अब बच्चों बताओ मेटल आयन एक इलेक्ट्रॉन डोनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। देखो बेटा मुझे एक बात है ना, एक मेटल आयन तो ये है जिस पर चार्ज की डेंसिटी कुछ इस तरह से, ठीक है, उस पर चार्ज की डेंसिटी कुछ इस तरह से, ठीक है। और एक मेटल आयन ये है जिस पे चार्ज की डेंसिटी कुछ इस तरह से है, ठीक है। देखो दोनों में नंबर ऑफ डॉट्स तो मैंने इक्वल लगाए, दोनों में नंबर ऑफ डॉट्स तो मैंने इक्वल लगाए, लेकिन बताओ डेंसिटी कहाँ अच्छी लग रही है, किसमें आपको, जो मैंने स्फीयर बनाया वो भरा भरा सा लग रहा है फर्स्ट में, तो कहाँ चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हुई, फर्स्ट में हुई। तो डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी ना, वो नेगेटिव वाले को आराम से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेगा, बोलो बच्चों। और जितना इजीली अट्रैक्ट करेगा, जितना इजीली अट्रैक्ट करेगा, बोलो बच्चों, आपका कंपाउंड बन जाएगा, आपका कंपाउंड बन जाएगा क्या बच्चों, समझ में आया क्या। तो देखो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि देखो बेटा हम इसमें ऐसा बोलना चाहेंगे
कि मेटल आयन की क्या होनी चाहिए, मेटल आयन की होनी चाहिए हाई चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्या होनी चाहिए बच्चों, हाई चार्ज डेंसिटी। तो अपन क्या बोलेंगे भैया, जितनी ज्यादा डेंसिटी ज्यादा होगी, मैं बोल सकता हूँ बच्चों मोर अट्रैक्शन फॉर लिगेंड्स। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म इजीली। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, वो इजीली हो जाएगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन आपका इजीली हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे देखिए मेरे पास ये बेटा LiNH3 की 4+1 मैंने ये बनाया, देखो बेटा बेरिलियम NH3 ये बनाया मैंने। ठीक है, फिर देखो मैंने ये बनाया बच्चों बेरिलियम H2O4+2, ये दिख रहा है बेटा आपको। ये इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, इनको बच्चों अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। अगेन नेक्स्ट ईयर 12th में पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे आप इस पे, नेक्स्ट ईयर 12th में आप पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हो इनके ऊपर बच्चों। ठीक है ना, पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे ये क्या है। ठीक है, इस तरह से देखो बेटा, जैसे ये मेरे पास मैग्नीशियम, ये क्या है EDTA, ये EDTA होता है बच्चों इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, है ना, ये भी आप नेक्स्ट डे पढ़ोगे बच्चों। कैल्शियम EDTA, ठीक है, -2, ये क्या है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। तो 12th में आप पढ़ोगे इनको बेटा पूरा डिटेल में। ठीक है ना, 12th में आप इनको पूरा डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ ध्यान रखो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं क्या, कि किन किन की कॉम्प्लेक्स बनाने की आपकी प्रॉपर्टी होती है। देखो कॉम्प्लेक्स बनाने की जो प्रॉपर्टी है, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हैव टेंडेंसी टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, हैव टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है ना, अभी तो सिर्फ आप ये वाला पॉइंट ध्यान कि कॉम्प्लेक्स बनाने की जो सबसे बड़ी टेंडेंसी होती है वो किस में होती है, आपकी लिथियम में, बेरिलियम में, मैग्नीशियम में, कैल्शियम में, है ना। अब ये होते क्या है ये आप पढ़ेंगे 12th के अंदर। अब मुझे बताओ बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, जैसे जैसे अपन डाउनवर्ड जाते हैं, जैसे जैसे अपन डाउनवर्ड जाते हैं, तो डाउनवर्ड जाने पर क्या होगा, साइज बढ़ता जाएगा ना, डाउनवर्ड जाने पर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बच्चों चार्ज डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी ना। बोलो बच्चों समझ में आया, अरे बोलो बच्चों, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, अपन कह सकते हैं डाउन द ग्रुप क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीज करती है ना। डाउन द ग्रुप जाने पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीज करती है, क्यों, क्योंकि आपका साइज क्या होता है, बढ़ता है, साइज बढ़ता है, इस कारण क्या होती है बच्चों, आपकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है। आगे बात में बोलो भैया, बोलो दिमाग में बैठ गई बात, अरे बैठ गई क्या दिमाग में। जैसे जैसे भाई चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जानते हो क्या, चार्ज डेंसिटी क्या होती है बच्चों, देखो चार्ज डेंसिटी होती है बच्चों चार्ज अपॉन साइज। ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन साइज। ठीक है, बाकी बच्चों कर लेते हैं अपन।